वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम पात्र व्यवसाय स्थान घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। अरबेल और उसके जुड़वां भाई अरसलान 17 साल के थे जब उनके आसपास की दुनिया अराजकता और विनाश में डूब गई थी। दोनों हाई स्कूल के छात्र थे, जो अमीर माता पिता के बच्चों के लिए एक निजी स्कूल था। सभी छात्र अरबेल और उसके भाई के अपवाद के साथ खराब बच्चे थे, जो बचपन से लग्जरी और विशेषाधिकार से घिरे हुए थे। स्कूल में हर दिन उन्होंने अपने माता पिता के भाग्य की तुलना की और प्रत्येक लड़के ने अरबेल का ध्यान आकर्षित करने और उसे लुभाने की कोशिश की। हालांकि उसके भाई के लिए धन्यवाद, जो हमेशा उसकी तरफ था और उसकी रक्षा की, वो आसानी से कष्टप्रद सूटर से बच सकती थी। जिस दिन दुनिया ढह गई, उसके बाद एक आदमी था जिसने हाल ही में स्कूल में स्थानांतरित किया था। उसने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन वो हर चीज़ से इतनी नाराज़ थी कि उसने उसे भी मारा। उसके भाई को उसे दूर खींचना पड़ा, और ये केवल इस वजह से था कि जब आपदा आई तो वे दोनों स्कूल के बाहर समाप्त हो गए। वे अपने कई सहपाठियों और दोस्तों की तरह उस दिन जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थे। दुनिया की नष्ट होने से पहले मॉर्गन परिवार अपनी संपत्ति और प्रभाव के लिए प्रसिद्ध था। आपदा के बाद भी परिवार की शक्ति के कारण उनकी स्थिति नहीं बदली। जब यूनाइटेड फेडरेशन बनाया गया था तो उनके संबंधों और प्रभाव के धन्यवाद उन्होंने परिषद में कई सीटों में से एक जीता। अरेबेल और उसके जुड़वा भाई अरसलान को बचपन से ही सख्त परंपराओं में उठाया गया है। उनके माता पिता रूढ़िवादी लोग थे, जिन्होंने जन्म से ही अपने बच्चों के जीवन की योजना बनाई थी। यहाँ तक कि भविष्य के पति पत्नी की पसंद को ध्यान से सोचा गया था। मॉर्गन परिवार के अन्य सभी सदस्यों की तरह अरबेल और अरसलान को इस शक्तिशाली परिवार से उनके संबंधित होने के बारे में पता था। उनकी जन्म माँ ने परिवार के निर्देशों का पालन करते हुए एक अन्य प्रभावशाली परिवार के एक युवक से शादी की। इस संघ के बच्चों के रूप में अरबेल और अरसलान मदद नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान दें कि उनके माता पिता हमेशा उनके साथ पर्याप्त स्नेही नहीं थे। परिवार के बाकी हिस्सों की तरह उन्होंने उन्हें मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखा, जो भविष्य में उन्हें लाभान्वित कर सकते थे। आपदा के बाद मॉर्गन परिवार ने न केवल अपनी स्थिति खो दी, बल्कि खुलने वाले अवसरों का उपयोग करते हुए अपना प्रभाव बढ़ाना भी शुरू कर दिया। जब ये ज्ञात हो गया कि अरबेल के भविष्य के पति जीवित नहीं रहे और उनकी मृत्यु आपदा के दिन हो गई, तो उन्हें तुरंत एक प्रभावशाली परिवार से एक नया दूल्हा मिल गया। स्थिति तब बढ़ गई जब परिवार के सदस्यों में से एक ने ब्लैकआउट डे के बाद खुलासे प्राप्त किए, दूसरी दुनिया के अस्तित्व और जागरण की विधि के बारे में सीखा। यूनाइटेड फेडरेशन की परिषद के सदस्यों के रूप में उन्होंने पहले हाथ की जानकारी तक पहुंच प्राप्त की और फेडरेशन की नीति का समर्थन करने वाले पहले लोगों में से थे। प्रारंभ में फेडरेशन दुनिया के अंत के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहता था, जो 10 वर्षों में होने वाली थी, इस डर से कि ये केवल नई समस्याओं का कारण होगा। हालांकि ये मॉर्गन परिवार ही था जिसने जोर दिया कि जनता आगामी घटनाओं के बारे में सीखे। उन्होंने तर्क दिया कि यदि खुलासे पहले ही प्राप्त हो चुके हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे भविष्य में फिर से नहीं होंगे। इस मामले में जानकारी को छिपाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बजाय उन्होंने जीवित बचे लोगों को एकजुट करने के साधन के रूप में दुनिया के अंत के बारे में ज्ञान का उपयोग करने का सुझाव दिया। तथाकथित जागृत युवा, जिन्हें जागृति सीरम के साथ बड़े पैमाने पर टीकाकरण के परिणाम स्वरूप पहचाना गया था, को उसी योजना में शामिल किया गया था। ये अरबेल के लिए एक वास्तविक झटका था, जब सीरम की शुरुआत के बाद उसका जुड़वां भाई अरसलान जागृत लोगों में से एक बन गया, जबकि वह खुद सफलता प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि परिवार का सारा ध्यान अरसलान पर केंद्रित था, लेकिन अरबेल को ज्यादा भावना महसूस नहीं हुई। उसने अपने भाई से ईर्ष्या नहीं की, बल्कि उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की। उसी दिन जब अरसलान की जागृति ज्ञात हो गई, उसके परिवार ने तुरंत उसके और उसके मंगेतर के बीच विवाह अनुबंध को एक अन्य प्रभावशाली परिवार से समाप्त कर दिया और तुरंत एक और अधिक प्रभावशाली परिवार के साथ एक नया गठबंधन बनाया। सब कुछ ठीक होता अगर अरबेल को अपने भाई के बारे में अपनी पूर्व भाभी की भावनाओं के बारे में पता नहीं चला होता। हालांकि उसका भाई थोड़ा दूर था और हमेशा दूसरों के प्रति दया नहीं दिखाता था, लेकिन उसने उनकी शादी पर कोई आपत्ति नहीं की। हालांकि अब सब कुछ बदल गया है। जागृति के कारण उनकी शादी को भंग कर दिया गया था और उसके भाई का पूर्व मंगेतर निराशा में गिर गया।
उसके परिवार ने उसे इस तथ्य के लिए दोषी ठहराया कि यह उसके कारण था कि शादी को भंग कर दिया गया था और वे प्रभावशाली मॉर्गन परिवार के साथ संपर्क स्थापित करने में असमर्थ थे। ये जल्द ही ज्ञात हो गया कि वह जागने में असमर्थ थी और अंततः आत्महत्या कर ली, अपने परिवार के दबाव का सामना करने में असमर्थ। समय बीत गया और अरबेल और उसका भाई 18 वर्ष का हो गया। वे उससे शादी करने की जल्दी में नहीं थे। उम्मीद थी कि वह भी अपने भाई की तरह ही जागने में सक्षम होगी। अब तक उन्होंने इसका उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करने की हिम्मत नहीं की है। अरबेल ने जल्द ही अफवाहें सुनी कि परिवार तथाकथित जागृत लोगों के बीच एक नए सूटर की तलाश कर रहा था। वे उसका उपयोग एक ऐसे युवक को आकर्षित करने के लिए करना चाहते हैं जो एक प्रभावशाली परिवार से संबंधित नहीं है, लेकिन एक जागृत उपहार है। ये साजिशें उसे परेशान करने लगीं। जन्म से ही वो और उसका भाई अपने परिवार के लिए सिर्फ उपयोगी उपकरण रहे हैं। चिंता का एक और कारण विवाह का विघटन था, जो उसके भाई के लिए एक जागृत होने के बाद व्यवस्थित किया गया था। अब वे अपने भाई की शादी को एक साधारण परिवार की एक जागृत लड़की से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे। वह परिवार की राजनीति से इतनी घृणा करती थी कि वो भागने पर भी विचार करती थी। वह एक अन्य प्रभावशाली परिवार से अपने मंगीतर के बारे में भी चिंतित थी। उनकी हरकतें और लगातार यात्राएं उनके असंतोष का कारण बन गईं। हालांकि ये युवक जागने में असमर्थ था, वह मॉर्गन परिवार के बराबर एक प्रभावशाली परिवार का वंशज था। इसीलिए परिवार ने अभी तक अपने विवाह अनुबंध को समाप्त नहीं किया था। चीज़ें अलग तरह से निकल सकती थीं अगर उसे पता नहीं था कि उसका प्रेमी कितना भाग्यशाली और अजीब आदमी था। वह अपने पूरे दिल से ऐसे लोगों से नफरत करती थी और हर बार जब उसने उसकी वासनापूर्ण टकटकी पकड़ी तो वह उससे बकवास को हरा देना चाहती थी। उसकी जागृति के कारण उसका छोटा भाई अरसलान अब उसे अपने मंगेतर के हमलों से बचाने के लिए नहीं था। उसका धैर्य खत्म हो रहा था और वह टूटने के कगार पर थी। दुनिया को विदेशी जानवरों के पहले आक्रमण का अनुभव करने के बाद उसे इस जीत के लिए समर्पित एक पर्व गेंद में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। उसे स्पष्ट रूप से बताया गया था कि उसे जागृत युवाओं का ध्यान आकर्षित करना था और इसने उसे घृणा की। गेंद पर ही वह जल्दी आई और अपने भाई से मिली। हालांकि वे एक दूसरे को उतनी बार नहीं देख सकते थे जितना वे करते थे, यहाँ तक कि ये दुर्लभ बैठकें भी उन दोनों के लिए बहुत महत्व रखती थीं। उसके भाई अरसलान ने उसके साथ अपनी समस्या साझा की। उसके परिवार ने उसकी शादी एक लड़की से करने की कोशिश की जिसने शक्ति को जगाया था। सब कुछ ठीक होता, लेकिन ये लड़की, भले ही वह एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी, एक मजबूत चरित्र था। उसने इस प्रस्ताव से पूरी तरह से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि अपनी स्थिति व्यक्त करने के लिए अरसलान पर खुले तौर पर हमला किया। हालांकि अरसलान में उसके करीब आने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह समझ गया कि उसके लिए सीधी लड़ाई में उसे हराना आसान नहीं होगा। जब उसने अपने भाई को उससे शिकायत करते देखा तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। उसका हृदयहीन भाई, जो आमतौर पर एक शांत चेहरा रखता है, शायद ही कभी अपनी भावनाओं को इस तरह दिखाता। उसे आश्चर्य होने लगा कि उसके अंदर इस तरह की प्रतिक्रिया क्या हो सकती थी। जल्दी ही कुछ सवालों के बाद उसने मान लिया कि उसके भाई को ये लड़की पसंद है, और क्योंकि उसने उसे मारा था, वह नहीं जानता था कि उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। अपने भाई की समस्याओं को देखते हुए उसने अपने बारे में उससे शिकायत नहीं की। जल्दी ही उन्हें समारोह की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया और वे और उनके भाई महान हॉल में चले गए। उसका छोटा भाई तुरंत युवा और अमीर लड़कियों से घिरा हुआ था, जिन्होंने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, जबकि उसके भविष्य के मंगेतर, जिसे अन्य लड़कियों द्वारा पीछा किया जा रहा था, ने उसे देखा। यहाँ तक कि जब वह उसके साथ था, उसने खुले तौर पर दूसरों के साथ छेड़खानी की, जिससे उसे बहुत जलन हुई। अगर वे अकेले होते तो शायद वह उसका गला घोंट देती। अपनी बहन को किनारे से देख रहे अरसलान ने देखा कि वह किनारे पर थी। वह जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसके तथाकथित भविष्य के दामाद का ध्यान भटका दिया। अरबेल ने पल का फायदा उठाया और मेहमानों की भीड़ में गायब हो गए। वह जल्दी ही छिपने के निरंतर प्रयासों से थक गई और आराम करने का फैसला किया। उसे एक दूर की मेज मिली जहां एक युवक बैठा था, दूसरों को झुंझलाहट के साथ देख रहा था। अरबेल के पास उसके लिए कोई समय नहीं था और वह छिपने की उम्मीद में इस मेज पर बैठ गई। शायद युवक की कंपनी उसे कम से कम कुछ समय दे सकती थी। इस पूरे समय उसने अपने परिवार और अपने भविष्य के मंगेतर को शाप दिया। विचार में खोए और थके वह अनैच्छिक रूप से अपनी प्यास बुझाने के लिए गिलास के लिए पहुंची। उस समय उसका हाथ एक छोटे काले बालों वाले युवक के हाथ को छू गया, जो एक पेय के लिए भी पहुंचा। जब उनकी आंखें मिली, उसके सिर में एक बहरी आवाज गूंजने लगी। डिंग! सही उपयोगकर्ता खोजा गया है और सुप्रीम वाइफ सिस्टम की सक्रियता शुरू हो गई है। 5%। डिंग! सुप्रीम वाइफ सिस्टम सक्रिय हो गया है।
डिंग, सही साथी खोजा गया है और सुप्रीम पति सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो गया है। 1%। डिंग, सिस्टम सुप्रीम पति सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है। 100%। सिस्टम का पहला कार्य जारी किया गया है। अपने भविष्य के पति को 1 घंटे के लिए नृत्य करने के लिए आमंत्रित करें। कार्य की विफलता, सिस्टम को हटाना और जागृत होने का अवसर खोना। बात करें। अरबिल ने बहरी आवाज़ों और आवाज़ों को सुना। वह सीधे उसके सामने उस युवक की ओर देखती रही जो विश्वास में भी उसे देख रहा था। दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे को देखा और फिर एक ही समय पर चिल्लाए, क्या मुसीबत है? तेज संगीत और इस तथ्य के कारण कि वे एक किनारे पर थे, उनकी चिल्लाहट ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। केवल 2 लोग जो पहले से ही उन्हें देख रहे थे, उन्होंने उनके विस्मयादि बोधक को सुना। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, घटनाओं के विकास की निगरानी जारी रखी। ईदान ने अरबेल को प्रशंसा के साथ देखा। वो लंबे लाल बालों वाली एक सुंदर युवा लड़की थी, जिसने लाल शाम की पोशाक पहनी थी। उसके होंठ लाल और मोटा थे और उसकी आंखें नीला रंग की एक मंत्रमुग्ध करने वाली छाया थीं। ईदान की टकटकी उसके स्तनों पर थोड़ी देर तक बनी रही और ये अरबिल के ध्यान से बच नहीं पाई। अरबिल भी ईदान का बारीकी से अध्ययन कर रहे थे। वो छोटे काले बालों और हल्के भूरे रंग की आंखों वाला युवक था। वो अपने कपड़ों से बता सकती थी कि वो एक साधारण परिवार से आया था। एक प्रभावशाली परिवार में बड़े होने के बाद अरबिल जानता था कि ऐसे परिवारों के युवक कैसे कपड़े पहनते हैं और उनकी शैली उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है। हालांकि वो इस तथ्य से आकर्षित हुई कि उसकी टकटकी आमतौर पर स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप नहीं थी। हालांकि कई लोगों की तरह उसकी टकटकी संक्षेप ने उसके स्तनों पर बनी रही। ये देखते हुए उसने सभी पुरुषों को कोसते हुए थोड़ी अवमानना के साथ सूंघ लिया। अचानक दोनों को याद आया कि दूसरे व्यक्ति ने भी कहा था और उन्होंने एक दूसरे को आश्चर्यचकित कर दिया। दोनों को याद आया कि उन्होंने अपने सिर में क्या सुना था। ईदान ने अपने दिमाग में पूछा, जबकि अरबल भी यही बात सोच रहा था। मेज़बान ने सुप्रीम पति प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि सिस्टम का पहला कार्य जारी किया गया है। 1 दिन के भीतर अपनी भविष्य की पत्नी को प्रस्ताव। भविष्य की पत्नी द्वारा आपका मतलब है? हाँ, मालिक सही है। आपकी तरह आपके सामने की महिलाओं ने सुप्रीम वाइफ सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। सुप्रीम पति प्रणाली और सर्वोच्च पत्नी प्रणाली युग्मित प्रणाली है, जिसके विकास के लिए दोनों मेज़बानों को ध्यान में रखा जाता है। इससे पहले कि ईदान अपना प्रश्न समाप्त कर पाता, सिस्टम ने एक जवाब दिया। इस समय आरुबेल ने भी अपने सिर में एक ही नीरस आवाज़ सुनी और इसी तरह की प्रतिक्रिया मिली। दोनों एक दूसरे को चौंका कर घूरते रहे। ओह, कोई रास्ता नहीं। इससे पहले कि मैं इसे जानता हूँ, मेरे पास पहले से ही एक पत्नी है, अपने दिल में ईदान ने कहा। जो हो रहा था उसकी अचानकता से चकित था। हाँ, पति, ये कैसे संभव है? मेरे पास पहले से ही एक मंगेतर है। अगर मेरे परिवार को इस बारे में पता चलता है तो वे उग्र हो जाएंगे और मुझे और उसे दोनों को मार देंगे। लेकिन मेरे परिवार द्वारा चुने गए की तुलना में वह पहली नज़र में अधिक सभ्य लगता है। आरबेल ने ईदान को देखते हुए सोचा। इस स्थिति में भी वह अपने परिवार के आदेशों से इनकार नहीं कर सकती थी। तुम कौन हो? आरबेल ने पहले ईदान को संबोधित करते हुए बात की। उनके विपरीत, जो अभी भी सदमे से जूझ रही थी, वो एक प्रभावशाली परिवार में पली बड़ी थी और दबाव के लिए इस्तेमाल की गई थी। इसलिए आरबेल ने जल्दी ही खुद को एक साथ खींच लिया। ईदान, ईदान ने बिसूर दिया। ईदान, ईदान। आरबेल ने उसका नाम बड़बड़ाया और फिर उसे एक गंभीर रूप से देखते हुए पूछा, तुम कहाँ से हो ईदान, और तुम यहाँ कैसे आए? वह ये जानना चाहती थी कि वह कौन था और उसे निमंत्रण पत्र कैसे मिला। जब महिलाओं ने खुद को पेश किए बिना अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो ईदान ने आखिरकार खुद को एक साथ खींच लिया। वह उसके व्यवहार से बता सकता था कि वह एक प्रभावशाली परिवार से आई थी और उसने उसे झुंझलाहट के साथ देखा। हालांकि वह सुंदर और प्रकाश विकिरण करती थी, ईदान बहुत अच्छी तरह जानता था कि उच्च समाज के लोग क्या थे। बचपन में उन्होंने अपनी बड़ी बहन के लिए बहुत सारे मेलोड्रामा देखे थे और उन्होंने अमीर युवाओं के लिए एक निश्चित अवमानना विकसित की थी। हालांकि वह फिल्मों और टीवी श्रृंखलाओं में अच्छे थे। तुम उच्च समाज के लोगों के लिए बिना अपने आप को पेश किए सवाल पूछने की प्रथा है? क्या हम वास्तव में तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हैं? ईदान ने नाराजगी के साथ पूछा। अपनी जलन को छिपा नहीं रहा था।
आदमी के व्यवहार में ऐसा एक कठोर परिवर्तन से अरैबेल थोड़ा आश्चर्यचकित था। पहले उसने एक साधारण लड़के की तरह काम किया जो उसके सामने शर्मिंदा था, फिर वो बदलने के लिए लग गया और उसे झुंझलाहट और अवमानना के साथ देखने लगा। अरैबेल मॉर्गन, उसने अपना परिचय दिया। मॉर्गन? ईडान ने पूछा। इससे पहले भी उसने ये नाम सुना था। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद उसे याद आया कि ये सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक था। नासपिटे, मॉर्गन? ईडान ने जोर से शापित किया। वो अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर सकता था। ये कैसे हुआ कि जिस लड़की को सिस्टम के अनुसार उसकी पत्नी बननी चाहिए, वो मॉर्गन परिवार से निकली? वो इसके बारे में पता करते ही उसे दफना देंगे, इसलिए उन्होंने हॉरर में अरैबेल को देखना शुरू कर दिया। ये देखकर कि ईदान का मूड नाटकीय रूप से कैसे बदल गया था और उसने कैसे शाप दिया, अरैबेल थोड़ा खुश था। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसका व्यवहार केवल उसके परिवार के प्रभाव के कारण बदल गया था और उसका मूड तुरंत खट्टा हो गया था। वो नाराजगी के साथ सूंघ गई। जबकि ईदान सोच रहा था कि क्या करना है, कोई उसके बगल में दिखाई दिया। अपना सिर उठाते हुए उसने महिला को पहचान लिया। ये उसकी बड़ी बहन आइरीन थी। वो ईदान के बगल में खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अरैबेल को देखा। अरैबेल उस समय हैरान रह गया जब एक युवती युवक के बगल में दिखाई दी। उसने तुरंत उसे फेडरेशन के नायकों में से एक के रूप में पहचाना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये महिला यहाँ क्यों है और वो उसे इस तरह की धमकी भरी अभिव्यक्ति के साथ क्यों देख रही है। इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाती, उसका छोटा भाई उसके बगल में दिखाई दिया। उन्होंने पहले एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ आइरीन को देखा, फिर ईदान में, और उनकी टकटकी तेज हो गई। हे, मैं सोच रहा था कि वो मुझे किसी की याद क्यों दिलाती है। ये पता चला है कि वो एक मॉर्गन भी है। क्या आपके परिवार ने मेरे संबंध में कुछ भी हासिल नहीं किया है, मेरे छोटे भाई को लेने का फैसला किया है? आइरीन ने उर्सुलान से अवमानना के साथ पूछा। हाँ, हाँ, हाँ। उनमें से तीनों ईदान, अरैबेल और उर्सुलान एक ही समय में चिल्लाए और आइरीन को घूरते रहे। क्या मॉर्गन परिवार आइरीन के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा था? ईदान ने सोचा जब उसने आइरीन का सवाल सुना। क्या ये लड़की है जिसे वे उर्सुलान से शादी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आदमी उसका छोटा भाई है? अरैबेल ने खुद से पूछा, इस खोज से हैरान। क्या ये आदमी आइरीन का छोटा भाई है? जब उसने आइरीन की बातें सुनी तो उसने उर्सुलान को सोचा। नहीं। एक ही समय में उर्सुलान और अरैबेल ने जवाब दिया। ईदान आइरीन के गंभीर स्वर से चौंक गया था। उन्होंने पहले कभी उनके अभिनय को इस तरह नहीं देखा था। आज सुबह जब उसने उसे थोड़ा पीटा था। ईदान हमेशा से अपनी बहन को एक सौम्य और शांत व्यक्ति के रूप में याद करता था, जिसने कभी ना तो अपनी आवाज़ उठाई, ना ही दूसरों के साथ भिड़ी। आप गलत समझ गए आइरीन, उर्सुलान हकलाने लगा, जिसने अरैबेल को चौंका दिया। उसका शाश्वत, शांत और हृदयहीन छोटा भाई किसी अन्य महिला के सामने हकला रहा है। वो कभी भी उसके या अपनी माँ के सामने हक नहीं खड़ा हुआ। अरैबेल और ईदान ने अपने रिश्तेदारों को आश्चर्य से देखा। एक दूसरे को देखते हुए वे अटकलें लगाने लगे। हाँ मिस आइरीन, आप गलत हैं। हम सिर्फ एक दिल से बातचीत कर रहे थे। क्या हम नहीं कर रहे थे ईदान? अरैबेल ने ईदान को देखते हुए पूछा। हाँ आइरीन, तुमने गलत समझा। उसने मुझे बस नकब आए। मैं आश्चर्यचकित था जब मुझे पता चला कि वो मॉर्गन परिवार से थी। बस इतना ही। बैठो, यहाँ बहुत सारी खाली सीटें हैं और हमें एक और दुनिया के बारे में बताओ। ईदान ने तुरंत अरैबेल के साथ खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि सिस्टम ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब से उन्हें साथ में काम करना होगा। हालांकि दोनों अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे कि वो किस स्थिति में थे। वे एक बात पर सहमत थे, उन्हें किसी को सिस्टम के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं थी। जब तक कि वे इसे खुद से नहीं समझ लें, तब तक उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग करना होगा।